हाय स्टूडेंट्स, एडिशन न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में जान लिया था हमने सार्थक अंकों के बारे में। तो सार्थक अंकों की गणनाएं किस प्रकार से करते हैं ये जाना था। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम समझेंगे। तो बहुत बच्चों की समस्या होती है कि उनको रासायनिक संयोजन के नियम समझ में नहीं आते हैं। तो बेटे, इनको समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी जो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में मैं आपको बता के चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। टॉपिक हमारा है रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें हमारा पहला ही नियम होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो साइंटिस्ट थे हमारे लावुशिये। ठीक है, या लावुशिये भी बोल देते हैं, जो हमारे रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन बात क्या है कि लावुशिये ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था, इस नियम को कैसे हम समझेंगे, तो मैं पहले आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। जरा ध्यान से समझ के चलना, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहली बात हम कर लेते हैं यहाँ पर इस वाले टर्म्स की। ठीक है बेटा, चलिए इसमें ध्यान देंगे। हमारे पास ये एक फ्लास्क है, जिसे मैं कॉनिकल फ्लास्क कहूँगा। इसमें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और यहाँ पर एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में मेरा कैल्शियम क्लोराइड का क्या है भैया, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दोनों का वेट मेरे पास कितना है, यहाँ सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, 300.23 मतलब 300.23 ग्राम है। ठीक है, अब मैं जैसे ही क्या करता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड को मिलाता हूँ सोडियम सल्फेट में। ठीक है, कहाँ पर मिलाया गया, यहाँ पर। मिलाने पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, और जैसे ही केमिकल रिएक्शन होती है तो मेरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और प्रोडक्ट में मुझे वाइट प्रिसिपेट प्राप्त होता है, किसके अंदर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर CaSO4 का वाइट प्रिसिपेट मुझे प्राप्त होता है। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर एक बात ध्यान से नोट करता हूँ, क्या भैया, जो मेरा रिएक्टेंट था, मतलब इस वाले पार्ट को मैं रिएक्टेंट या क्या कहूँगा भैया, अभिकारक कहूँगा। अब मैंने यहाँ पर एक बात नोट की, अभिकारक में जो मेरा द्रव्यमान था दोनों पदार्थों का, वही मेरा किस में भैया, उत्पाद में आया। किस में आया भैया, मेरा प्रोडक्ट में आया। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। कैसे लिखोगे आप लोग पेपर में, कहीं आपको डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देना है तो कैसे देंगे उसको भी समझ लेते हैं। लाइक दिस, हमारे पास AgNO3 है, जो रिएक्ट करता है किसके साथ भैया, NaCl के साथ, और रिएक्ट करके क्या बनाता है हमारा AgCl और प्लस NaNO3। ठीक है, कॉमन ये हमारा बन गया। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पर AgNO3 का जो मास है या द्रव्यमान है वो कितना है भैया, हमारा 170। ठीक है, और NaCl का तुम्हें पता भी होगा, आपको निकालना आता है, नहीं आता है तो आगे सिखा देंगे, 58.5 होगा, और AgCl का 143.5 होगा। ठीक है बेटा, और NaNO3 का 85 होगा। ठीक है, अब चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। यदि AgNO3 और NaCl को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारा कितना आता है, टोटल 228.5, और इनको भी ऐड करके कितना आता है, 228.5। तो ये वाला पार्ट जो था हमारा, ये वाला पार्ट था हमारा अभिकारक। कौन था भैया, अभिकारक। और ये वाला पार्ट हमारा था उत्पाद। ठीक है बेटे, तो कॉमन ये क्लियर हो गया कि अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान था हमारा, वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या है भैया, बराबर होता है। ये नियम हमें बताता है किसका भैया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन अब तो सबको समझ में आ गई होगी। तो बेटे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम
कहाँ पर आकर विफल हो जाता है उसको ही हम समझ के चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे, परंतु द्रव्य को नष्ट करके उसको ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऐसा नाभिकीय अभिक्रियाओं में होता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो है हमारा, इसमें आकर आपत्ति खड़ी हो गई द्रव्यमान संरक्षण के लिए। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन थे जिन्होंने एक समीकरण दी थी E=mc²। ठीक है, उन्होंने बताया था क्या कि द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर कॉमन है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में कुछ द्रव्यमान आइंस्टीन समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अतः अब हो जाता है तो ये आपत्ति आई, तो अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को चेंज करके क्या कहा गया, मतलब द्रव्यमान संरक्षण में थोड़ा बदलाव किया गया और उसे द्रव्यमान तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा गया। ध्यान रखेंगे बेटे, ये कॉमन बात याद रखेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में थोड़ा बदलाव करके उसको क्या कहा गया, द्रव्यमान तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, चलिए, तो कॉमन मैं आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। बेटे बोर नहीं होना है, एकदम गजब से पढ़कर चलना है। ठीक है, चलिए, कहते हैं ना, जिंदगी को जीना आसान होता है यदि जिंदगी का सफर अच्छा हो, लेकिन जब जिंदगी का सफर अच्छा नहीं हो तो जीने में मजा नहीं आता। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते चलेंगे। चलिए, क्योंकि जिंदगी को अच्छा बनाना है तो सफर भी अच्छा बनाना हमें ही पड़ेगा। नेक्स्ट रूल हम लोग जानने वाले हैं बेटे, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, चलिए, तो स्थिर अनुपात का नियम डेफिनेशन से पहले एग्जाम्पल समझ के चलते हैं। ठीक है, चलिए, यहां पर नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बात करूं एक समुद्र की, लाइक दिस, किसकी बात करूं मैं, समुद्र की बात करूं, और इस समुद्र के अंदर जो वाटर है, या फिर मैं बात करूं वर्षा के जल की, किसकी भैया, वर्षा का जल मान लो इसको। ओके, और अगर मैं बात करता हूं किसका भैया, नदियों का जल, किसका भैया, नदियों का जल। ठीक है, वो भी क्या होता है, H2O। या फिर भैया लैब में बनाया गया जल हो, किस में बनाया गया हो, लैब में बनाया गया हो। ठीक है, तो कॉमन क्या बात है, अब हमें यहाँ पर जो जल प्राप्त हो रहा है वो किससे प्राप्त हो रहा है भैया, लैब से प्राप्त हो रहा है। यहाँ किसका है, समुद्र का है। यहाँ किसका है भैया, वर्षा का है। और यहाँ किसका जल है भैया, नदी का है। ठीक है, तो कॉमन स्रोत सबके अलग अलग हैं, सबके स्रोत अलग अलग हैं जल के लिए, लेकिन हमारा क्या भैया, हमारा स्थिर लेकिन हमारा स्थिर अनुपात का नियम कहता है, याद रखना, इस नियम को जो प्रतिपादित किया था वो प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो प्राउस्ट क्या बताते हैं, या प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम हमें ये बताता है कि जो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:8। जल को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है बेटा, कैसे होता है भाई, जल का सूत्र है H2O 2 गुना, अभी आपको अनुभार निकालना नहीं आता होगा, कोई बात नहीं है, वो टॉपिक आने वाला, जल्दी आगे सीख जाएंगे। तो H2 का 2 गुना 1 रेशो ऑक्सीजन का होता है भैया हमारा 16, तो रेशो कितना आया, 2:16 आया। तो सरलतम अनुपात कितना होगा हमारा, 1:8, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है ना, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब सरलतम अनुपात कितना आया, 1:8 आया। ठीक है ना, 1:8। तो ये यहाँ पर कॉमन इसीलिए कह रहा है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है, जल को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। एग्जाम्पल समझ में आया, तो अब डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। एग्जाम्पल हमने जल का समझ लिया है, और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं और दे सकते हैं, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, मैंने बहुत इजी एग्जाम्पल आपको दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसके नियम की एक सीमा है, वही हम समझते हैं। ये नोट में मैंने इसको दिखाया है। यदि कोई यौगिक तत्वों के अलग अलग समस्थानिकों से बनता है तो स्थिर अनुपात का नियम मान्य नहीं है। ठीक है बेटा, समस्थानिक मतलब ये बात आपके लिए नहीं है, इसको भी मैं कंफर्म कर देता हूं यहाँ पर। तो बेटे समस्थानिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं
1H1 प्रोटियम जिसको हम बोलते हैं, 1D2 जिसको ड्यूटीरियम बोलते हैं, 1Ti3 जिसे ट्राइटीरियम कहते हैं। तो समस्थानिक की कॉमन बात देखो, ये सब क्या है यहाँ पर जो हमेशा तत्व के नीचे लिखे जाते हैं, ये कहलाती है परमाणु संख्या। क्या कहलाती है बेटे? परमाणु संख्या। और ये वाली जो होती हैं ऊपर वाली, ये होती हैं द्रव्यमान संख्या। क्या होती हैं? द्रव्यमान संख्या। तो इसकी खासियत होती है समस्थानिकों की, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। अब जब द्रव्यमान संख्या भिन्न होंगी तो भैया हमारा रेशियो भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर क्या आती है, इस नियम में आपत्ति आती है, या मैं कह सकता हूं एक सीमा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला जान लेते हैं भैया, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन के अनुसार जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। मतलब कि एक तत्व के मतलब द्रव्यमान अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जिससे संयोग करते हैं दूसरे तत्व से उसके निश्चित द्रव्यमान रहेंगे, या निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनका अनुपात परस्पर क्या होता है? सरल अनुपात होता है। कैसे? एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। कार्बन में ऑक्सीजन संयोग करके दो गैसें बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। भैया जब गैस दो बन रही है तो इसका मतलब कॉमन है कि एक चीज में बदलाव जरूर आएगा। देखो दोनों जगह कार्बन, ध्यान देंगे दोनों जगह कार्बन की मात्रा कितनी है भैया? 12-12 ग्राम। लेकिन यहां पर संयोग करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 16 है और यहां पर कितनी है? 32 ग्राम है। और दोनों की क्रिया करने पर क्या है? अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो कॉमन है हमारा ऑक्सीजन के जो 12 ग्राम हैं और किससे? कार्बन से संयोग करते हैं, तो दोनों जगह ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा भैया? 16:32 कॉमन है तो 1 कितना आ जाएगा? 2 सरल अनुपात आएगा। तो भैया क्लियर यहाँ से हो जाता है ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो 12 ग्राम कार्बन से संयोग करता है उसका अनुपात 16:32 अर्थात 1:2 है जो सरल अनुपात है। ठीक है बेटा, तो हम जो रेशियो निकालेंगे आपके इन दोनों का निकालेंगे। किन का निकालेंगे भैया? इन दोनों का निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला रूल्स हमारा आ जाता है भैया गैलुसेक के गैसीय आयतनों का नियम। ठीक है, जैसे कि गैलुसेक शब्द यहाँ पर आया है तो गैलुसेक से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो इस नियम का प्रतिपादन किया है ये गैलुसेक ने ही दिया होगा। जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं तब ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में गैसों के आयतन में सरल अनुपात होता है। ठीक है बेटा, मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है? 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। कितने मोल्स? 2 मोल। ठीक है, यहाँ पर कितने? 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं 1 मोल किसके साथ भैया? ऑक्सीजन के साथ। तो कितने मोल्स? 2 मोल क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो कॉमन यहां से क्लियर हो जाता है हमारा क्या भैया? यहां पर परस्पर संयोग करने वाली जो दोनों गैसें हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का, इसमें कितने आयतन भाग ले रहा है? 2 आयतन। और इसका कितना आयतन है भैया? 1 आयतन। तो काय में है भैया? ये कॉमन है, इसका 2 आयतन है, इसका 1 आयतन है और अगले वाले का भी कितना है? 2 आयतन है। तो क्या कहेंगे हम? ये काय में है भैया? हमारे सरल अनुपात में है। काय में है भैया? सरल अनुपात में। ठीक है, ये कॉमन हो गया यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आवोगाद्रो का नियम। किसका बेटे? आवोगाद्रो का नियम। तो स्थिर ताप दाब की आवोगाद्रो का नियम बहुत आसान है भैया, ध्यान रखना। हालांकि आवोगाद्रो का नियम और अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम आवोगाद्रो की मोल संकल्पना पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी यहां पर आया है तो हम इसको समझकर चलने वाले हैं। चलिए अब क्या है यहाँ पर? स्थिर ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। बिल्कुल ये एग्जाम्पल अभी हमने समझा था कि 2 मोल H2 क्रिया करके 1 मोल O2 के साथ क्या देते हैं? 2 मोल H2O के देते हैं। अब हमें पता चल गया यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल है भैया? 2 मोल हैं। और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1 मोल है। ठीक है बेटे, और जल के भी कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। ठीक है बेटा,
अब याद रखना, एक क्वेश्चन मैं आपको नहीं सूत्र बता देता हूं। किसी भी पदार्थ के अंदर अणुओं की जो संख्या होती है बेटे, अणुओं की संख्या बराबर होती है मोल गुना अवोगाद्रो। अवोगाद्रो की परिकल्पना है अवोगाद्रो संख्या, अर्थात मोल को n से शो करते हैं इनटू अवोगाद्रो को Na से शो करते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। अगर मैं मोल के फॉर्मूले की बात करूं, आगे हम पढ़ने वाले हैं 20 के बारे में। मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये मोल का फॉर्मूला हो गया। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, Na का मान जो होता है वो कंपलसरी होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ध्यान दो, मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है और जल के कितने मोल हैं, 2 मोल है। ठीक है, तो गैस के समान आयतनों में क्या होता है, अणुओं की संख्या क्या होती है, सब में समान होती है। तो कितनी होगी भैया, 2। आयतन भले ही 2 हैं लेकिन Na इसमें भी आ रहा है, Na इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है बेटा, तो क्या होगी, अणुओं की संख्या सब में किसके बराबर होगी, Na के बराबर होगी। ठीक है, चलिए कॉमन मोल कितने भी हों उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अणुओं की संख्या 1 मोल में सबके बराबर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर ध्यान देंगे। अब देखो, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्या है, हमारे पास 3 अलग अलग गैस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर सभी में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, भले ही मोल कितने भी हों इनके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, एक तरह से कॉमन माना गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, जबकि मैं बता चुका हूं परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है भैया, मोल गुना अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो चलिए भाई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी नेक्स्ट वीडियो। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।